नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल आज का एमसीक्यू मैं स्टार्ट करूँ उसके पहले बताना चाहता हूँ कि जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी थे लगातार मांग कर रहे थे कि सर हम आपके पंचायती राज को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उसमें हम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ने में दिक्कत होता है। तो प्लीज़ सर प्रिंट आउट का ऑप्शन दीजिए। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था और मैंने भी सोचा कि साल 2025 के जाते-जाते एक छोटा-सा गिफ्ट तो आपको दे ही सकता हूँ। अब आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले 24 घंटे के लिए, ठीक है? आप देख पाएँगे आने वाले 24 घंटे के लिए बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करा के इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है? सामने जैसे कि आपका एग्ज़ाम होगा पंचायती राज से संबंधित, जैसे कि कुछ-कुछ टॉपिक जहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि शिक्षक भर्ती, सीजीजेट पेपर 2, सब इंस्पेक्टर, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, सहायक ग्रेड 3, व्यापम के सभी एग्ज़ाम, सीजीपीएससी के सभी एग्ज़ाम। तो बिल्कुल आप याद रखना है दोस्तों कि बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन सबसे पहले तो डाउनलोड कर लीजिए और बिल्कुल ये डाउनलोड करने का मौका अगले 24 घंटे तक के लिए है, ठीक है? तो बिल्कुल जितने भी अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन को और ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ठीक है? चलिए पहला प्रश्न जिसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है? आज जो प्रश्न हम करने वाले हैं वो किससे संबंधित है आपका, ठीक है? आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है? हाँ, आज हम प्रश्न करने वाले हैं आपके कहाँ से, ठीक है? एक हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट के प्रश्न करेंगे जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है? और एक पढ़ेंगे हम अ, भारत शासन अधिनियम, ठीक है? भारत शासन अधिनियम, ठीक है? ये 2 चीज़ पढ़ेंगे। तो सर चार्टर एक्ट किसको कहते हैं? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? चार्टर एक्ट किसको कहते हैं? तो याद रखना है ऐसा नियम, ठीक है? चार्टर एक्ट के बारे में याद रखना है, ऐसा नियम जो कहाँ पर बनता था बेटा आपके इंग्लैंड में बनता था और लागू कहाँ पर होता था आपके भारत में। ऐसा नियम जो इंग्लैंड में बनता था और लागू कहाँ पर होता था भारत में, उसे हम क्या कहते थे? चार्टर एक्ट, ठीक है? चार्टर एक्ट के अंतर्गत यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप चार्टर एक्ट के बारे में 1773 से लेकर 1773 से लेकर 1800 अ, 53 तक के चार्टर एक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है? 1773 से 1853 तक और भारत शासन अधिनियम, ठीक है? ऐसा नियम जो बनता कहाँ पर था? आपके भारत में बनता था। ऐसा नियम जो भारत में बनता था और लागू भी कहाँ पर होता था? आपके भारत में। उसको क्या कहते हैं? भारत शासन अधिनियम। अब भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत हम 1858 से लेकर 1947 तक पढ़ेंगे, ठीक है? 1858 से लेकर 1947 तक पढ़ेंगे, तो बिल्कुल आप सभी को याद रखना है, ठीक है? पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ठीक है? प्रमुख क्या है आपका? स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इसने भारत के विभाजन में उल्लेखित है और इसके द्वारा रियासतें समाप्त की गई थी, ठीक है? चलिए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? ठीक है? चलिए, चलिए, पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बताइए क्या होगा इसका आंसर?
चलिए ठीक है। और लगभग-लगभग सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, ठीक है? कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं ए, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं बी, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं सी, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं डी, ठीक है? चलिए, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है? और मुझे लगता है कि बिल्कुल आप इसका आंसर दे देंगे, ठीक है? काफ़ी सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है, ठीक है? आप सभी के सिलेबस में ये ऑलरेडी मेंशन किया गया है, तो बिल्कुल आपको ये वाला टॉपिक तो पढ़ना ही है, ठीक है? चलिए, यहाँ पर यदि हम देखेंगे, ठीक है? तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ लगभग-लगभग सभी बच्चों का आंसर सही आ चुका है, ठीक है? सबने सही आंसर भी लिया है। याद रखना है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है यदि पूछा जाएगा, तो याद रखना है यह भारतीय संविधान का प्रमुख क्या है? स्रोत है, ठीक है? मैंने बताया भी था कि हम इसे संविधान का क्या कहते हैं? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट इसी को हम 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या हिंदी में कहेंगे तो भारत शासन अधिनियम, इसी को संविधान का क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, ठीक है? क्यों ब्लूप्रिंट कहते हैं सर संविधान का इसका? क्योंकि मैंने बताया था कि जब संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान की अधिकतर चीजें आपके भारत शासन अधिनियम या इंग्लिश में कहोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? भारत शासन अधिनियम। तो इसे संविधान का ब्लूप्रिंट भी इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है, क्योंकि संविधान की अधिकतर चीजें हम 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से ही लेते हैं, ठीक है? ये वही 1935 का भारत शासन अधिनियम है जिसके द्वारा आपका बर्मा भारत से अलग होता है, जिसे आप वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलो बताओ, संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया था, ठीक है? बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है और बिल्कुल आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। हाँ, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? कुछ बच्चे जवाब जो दे रहे हैं, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न का विषय है उनका, ठीक है? कहाँ पर वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, अभी मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है? कहाँ पर आपको डाउट हो रहा है, मैं क्लियर कर दूँगा आपको। चलिए, ठीक है? बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, कारण संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। याद करो बेटा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मैंने बताया था आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वर्ष 1774 में आपके कलकत्ता में क्या बनाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पर आपके कलकत्ता में क्या बनाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? जिसमें आपके एक मुख्य न्यायाधीश अर्थात सीजेआई और 3 अन्य क्या थे? न्यायाधीश थे। इस सुप्रीम कोर्ट का जब स्थापना किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो यहाँ का पहला जो सीजेआई बनता है वो कौन बनता है? एलिजा एम्पे, ठीक है? याद रखना है एलिजा इम्पे, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपके भारत में क्या बनता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वर्ष 1774 में आपका कलकत्ता में क्या बनाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम क्या कह रहे हैं? संघीय न्यायालय। दूसरा, ठीक है, कलकत्ता के अधीन किसको किसको कर दिया जाता है? ये भी मैंने आपको क्लास में बताया है, याद करो। बंबई और मद्रास को किसके अधीन कर दिया जाता है? कलकत्ता के अधीन कर दिया जाता है, ठीक है? तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं दिया है तो बिल्कुल हम क्यों दूसरे के साथ जाएंगे? तो याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी होगा, क्योंकि हमें ऑप्शन में क्या मिलना था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न, भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है? ध्यान से पढ़िए और बताइए। भारत में संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें है आपका? ठीक है? क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, ठीक है? ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। एक आपका बोल रहा है मार्ले मिंटो सुधार। क्या बोल रहा है आपका? मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है? मैंने बताया भी था कि 1909, ठीक है? 1909 पहले आता है कि 19, तो आप सबने बताया था कि सर 1909 पहले आता है। तो यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ आपको क्या याद रखना है? जुड़वा भाई याद रखना है,
ठीक है? मार्ले मिंटो, इसमें से मार्ले क्या था? ठीक है? तो उस समय मार्ले जो था ये भारत का क्या था? राज्य सचिव था। और मिंटो क्या था? उस समय के आपका गवर्नर जनरल था मिंटो, ठीक? सेम वैसे ही आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आते हैं कब? 1919 में। इसमें से मॉन्टेग्यू क्या था? आपके भारत का सचिव था। और चेम्सफोर्ड क्या था? आपके भारत का गवर्नर था, ठीक है? चलिए, तीसरा ऑप्शन दिया है भारत शासन अधिनियम 1935 और चौथा दिया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है? चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? बिल्कुल मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, ठीक है? भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन कौन से आप पर आधारित है? क्या वो मार्ले मिंटो सुधार 1909 पर आधारित है? बिल्कुल नहीं। क्या वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 पर आधारित है? बिल्कुल नहीं। अगला हम देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है क्या? बिल्कुल बेटा। भारत शासन अधिनियम से ही हमारा क्या लिया गया है? केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन, ठीक है? तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है आपका? अगला प्रश्न जो कि हम देख पा रहे हैं, किस अधिनियम में अखिल भारतीय इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था? ठीक है, चलिए, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बिल्कुल नहीं। अगला है आपका भारत शासन अधिनियम 1858, बिल्कुल नहीं। भारत शासन अधिनियम 1919, बिल्कुल नहीं। बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है? जिसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। संविधान की अधिकतर चीजें आपका यहीं से लिया गया था, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? अभी कुछ समय पहले बताया था मैंने, ठीक है? बर्मा जिसे वर्तमान में हम म्यांमार के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब थोड़ा-सा मैं क्लू आपको दे रहा हूँ, इसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं और संविधान बनाने के समय अधिकतर चीज़ें यहाँ से लिया गया था, ठीक है? ये व्यापम का फ़ेवरेट प्रश्न रहा है, कई बार प्रश्न पूछा गया है व्यापम में यहाँ से कि कौन से अधिनियम के तहत फलस्वरूप बर्मा किससे अलग हुआ था? भारत से अलग हुआ था। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है? बिल्कुल नहीं। क्या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है? बल्कि याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या हिंदी में हम इसे कहेंगे तो क्या कह सकते हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था। बर्मा जिसे वर्तमान में हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है? और इसी बैच आ चुका है हमारे नवीन सर का हिंदी शिक्षण शास्त्र, ठीक है? बिल्कुल आप नवीन सर के इस पेडागॉजी के बुक के साथ जुड़ सकते हैं, काफी फायदा मिलेगा क्योंकि सामने आपका सी टेट पेपर 1 पेपर 2, सीजी टेट पेपर 1 पेपर 2, शिक्षक भर्ती सबका एग्जाम है दोस्तों। तो बिल्कुल आप इस ये हिंदी पेडागॉजी के बुक के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? काफी फायदा मिलेगा आपको। और बिल्कुल इसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको सारथी पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से बिल्कुल पहुंच सकते हैं, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, और डी दिया है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावचित किया जाना। ठीक है, कौन सा 1935 में आपका शामिल नहीं है, ये जानना चाहता है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, भारत शासन अधिनियम में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को समाविष्ट किया जाना, ये तो आपका शामिल किया गया था। एक संघ की योजना पर विचार करना, ये भी आपके स्थायी अवयव में शामिल था। विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ये भी शामिल था। तो क्या शामिल नहीं था? देश के लिए लिखित संविधान। ये इसमें आपका शामिल नहीं किया गया था। बाद में हम फ्रांस के संविधान को देखकर ये अवधारणा लाते हैं कि भारत में कैसा संविधान लाया जाए, लिखित।
भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है अन्य देशों के कंपेयर में, यदि हम कंपेयर करेंगे तो। दूसरा, ये लिखित संविधान का प्रावधान हमने कहाँ के संविधान से लिया था, तो याद रखना है फ्रांस के संविधान से लिया था। अगला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डी दिया है आपका जगजीवन राम। चलिए, कौन इसमें शामिल नहीं था? चलो जी, क्या होगा आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए क्या सी राजगोपालाचारी होगा, बी क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, ठीक है, बल्कि याद रखना है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल आप इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, चलिए। चलिए, इस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। मैंने बार-बार कहा था बेटा, अगर एक्ट कहेगा तो याद रखना है किस वर्ष ये एक्ट आया था। तो 1773 के एक्ट के तहत कलकत्ता में आपका क्या आया था? सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन कौन से वर्ष आया था पूछेगा, तो वर्ष में मैंने क्या बताया है? 1774। आज का जब पहला क्वेश्चन करवाया था, वहां पर भी बताया था आपको, एक्ट कहेगा सुप्रीम कोर्ट के लिए तो एक्ट कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन यदि वर्ष कहेगा तो याद रखना है 1774, जिसमें आपके कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। बंबई और मद्रास को उसके अधीन कर दिया जाता है। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश रहते हैं, जिसमें आपके सीजीआई बनते हैं कौन? एलिजा इम्पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, द्विसदनीय बनाई गई थी। ऑप्शन आपके सामने है। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, या डी दिया है 1853 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। चलिए, बिल्कुल जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, दो सदन के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार। द्विसदन का मतलब तो यही होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, याद रखना है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारतीय विधायिका में प्रथम बार द्विसदनवाद का क्या दिया गया था? कॉन्सेप्ट आपका दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था? ठीक है, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों पर बजट पर बहस करने का शक्ति दिया गया था? ठीक है, तो बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया था, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। क्या 1919, 1909, 1861, बल्कि भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, या इसी को क्या कहते हैं, भारत शासन अधिनियम, आपके 1892 के तहत पहली बार बजट पर बहस करने का क्या दिया जाता है? अधिकार। तो पेपर में पूछेगा तो याद रखना है 1892 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें आपको बजट पर बहस करने का क्या दिया जाता है? अधिकार। अगला प्रश्न, ठीक है, पंचायती राज का ये ई बुक और इस ई बुक के बारे में आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना तो चाहते थे, ठीक है, पर किसी-किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे थे, ऑनलाइन पढ़ने में समस्या हो रहा था, तो उनकी सारी समस्याओं का निजात यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। टाइमिंग को ध्यान रखना है, बिल्कुल अब आप इसका प्रिंट आउट भी करा सकते हैं और बढ़िया घर में पढ़ सकते हैं, ठीक है। पंचायती राज का ये ई-बुक काफ़ी सारे बच्चों का डिमांड था, अभी सामने आपके शिक्षक भर्ती और सीजी-टेट का भी एग्ज़ाम था, तो व्यापम के पेपर हो गए या सीजीपीएससी के जो पेपर हो गए, तो बिल्कुल आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों और बिल्कुल आप फिर पढ़ते रहिएगा, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कौन-सा है आपका? ठीक है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किन अधिनियमों द्वारा किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त किया गया था? ठीक है? पहले अंशतः समाप्त किया गया, फिर पूर्णतः आपका समाप्त किया गया था, ठीक है? तो आप सभी को याद रखना है, 1813 का चार्टर एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट में हमने क्या-क्या देखा था? सबसे पहला, याद करो जब 13वीं पढ़ने जाओगे, 13वीं यानी कि फर्स्ट ईयर यानी कि कॉलेज, तो शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान दिया गया था। ठीक है? दूसरा, कंपनी के एकाधिकार को आपका समाप्त किया गया था, पर चीन देश के साथ व्यापार को और चाय के व्यापार को छोड़कर। बाद में आपका आता है 1833 का चार्टर एक्ट, जिसमें कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः क्या कर दिया जाता है? समाप्त। तो 1813 व 1833 है, जिसमें पहले 13 में अंशतः और फिर आपके 33 में पूर्णतः क्या कर दिया जाता है? समाप्त। ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। अगला प्रश्न, ये रहा व्यापम का फेवरेट प्रश्न। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो पता है उसी को मिला लीजिए, उसी में आपका काम हो जाएगा। ठीक है? चलिए, सबसे पहले देखते हैं हम, क्या देखते हैं सर? ठीक है? कि नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो ये जो नियंत्रण परिषद की स्थापना है, ये कब किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो आपका चार्टर एक्ट, ठीक है, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। इंग्लिश मिशन कार्यों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 में। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति, ये किसमें था? आपका चार्टर अधिनियम में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बी होना चाहिए इसका आंसर, और लगभग लगभग सभी बच्चों का आंसर भी आ रहा है बी। और व्यापम सेन इसी पैटर्न में अब आपका क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, मैंने कहा भी था कि पहले हम छोटे छोटे प्रश्न, अच्छा प्रश्न नहीं दिख रहा है, लो बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, पहले हम छोटे छोटे प्रश्न करके क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट ठीक करेंगे, और कॉन्सेप्ट ठीक करने के बाद फिर इसका आंसर क्या करेंगे? टिक करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके व्यापम में बार बार पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कार्नवेलिस और लॉर्ड मैकाले। चलिए बताइए, बड़ा ही बेहतरीन सा प्रश्न जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। चलो बताओ जी। चलिए, बिल्कुल जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? ठीक है, तो आप सब ने एक अंग्रेज का नाम बार बार पढ़ा होगा। क्या वो वारेन हेस्टिंग है? बिल्कुल नहीं। क्या लॉर्ड मिंटो है? बिल्कुल नहीं। क्या लॉर्ड कार्नवालिस है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या होगा? लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का क्या किया जाता है? गठन। ठीक है, विधि मतलब क्या होता है? आपका कानून। तो ये आपके पेपर में काफी पूछा जाता है, तो याद रखना है, नाम क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले। अगला, राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या डी दिया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
चलिए, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है? जो कि अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। चलिए, क्या हो जाएगा आंसर बताइए? चलिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश अध्यादेश का मतलब क्या होता है सर? अस्थायी कानून, अस्थायी कानून। यदि संविधान के दृष्टिकोण से बात करें तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में हम राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में बात करते हैं? तो अनुच्छेद कौन सा है आपका? 123। दूसरा यहाँ पर ये अंग्रेजों के टाइम की बात कर रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया था। क्या 1909 के तहत, क्या 1947 के तहत? तो याद रखना है भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1935 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या की गई थी? प्रदान की गई थी। अगला है आपका सरकारी सेवाओं में नामज़दगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। ठीक है, मैंने बताया भी था कि पहले अगर कोई आपका गवर्नर जनरल है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, तो वो अपने ही सगे संबंधियों को क्या कर देता था? बना देता था। ठीक है, बाद में आपका यूपीएससी का पेपर लिया गया, ठीक है, और यूपीएससी का पेपर कंडक्ट कराया गया था जिसमें अब आप पेपर दिला के क्या बनते हैं? अधिकारी या कर्मचारी बनते हैं अंग्रेजी विभाग में, ठीक है, अंग्रेजों के समय। तो ये आपको याद रखना है 1853 का चार्टर एक्ट था जिसमें कंपनियों में, ठीक है, खुली प्रतियोगिता का क्या किया गया था? आयोजन। मैंने आपको क्लास में बताया है कि पहली बार खुली प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया था? तो 1853 का चार्टर एक्ट था। याद करिए, थोड़ा-सा रिवीजन करने की कोशिश करिए, ठीक है? अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का आरंभ किस अधिनियम से माना जाता है? ठीक है? ये आंसर थोड़ा-सा अप्रत्यक्ष है ये, ठीक है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? चलिए, बिल्कुल बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का आरंभ कब से किया गया था? चलो जी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है? किस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली? अप्रत्यक्ष का मतलब मैंने क्या बताया था? हमारे द्वारा चुना गया सदस्य, हमारे द्वारा चुना गया सदस्य जब अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाता है? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यानी कि कहने का मतलब हमारे द्वारा चुना गया सदस्य जब किसी और व्यक्ति को चुनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष, ठीक है? और बिल्कुल याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के प्रारंभ के बारे में बात करेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1892 का भारत शासन अधिनियम या 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम सदस्य थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम सदस्य थे वी एन राव, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी बी आर अंबेडकर और ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तो याद रखना है प्रथम सदस्य कौन थे पूछेगा तो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले क्या थे? प्रथम सदस्य थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, और इसी बीच आ चुका है आपका सीजी टेट का अभ्यास बैच। अब तक यदि आपने साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही आपको होने वाला है फायदा। रोज मैं जो फ्री में आपको एमसीक्यू करवाता हूँ, ये सारा एमसीक्यू मिलेगा आपको साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे। इसी अभ्यास बैच में मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज, इसी अभ्यास बैच में आपको मिलेगा साध्य पीएससी एकेडमी के जितने भी टीचर हैं जो पढ़ाते हैं उनका वीडियो और कंटेंट देखने को मिलेगा। तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको इस अभ्यास बैच से, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो। रोज़ 3 बजे से हमारी क्लासेस चलती है, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। इस नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, गवर्नर किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी? चलिए, ध्यान से पढ़िए और बताइए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी।
चलिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर बताइए? मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का क्या किया गया था? व्यवस्था किया गया था, ठीक है? तो मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की क्या की गई थी? व्यवस्था, ठीक है? तो याद रखना है कौन-सा है जिसके तहत केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। तो वो है आपका 1919 का 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसने मुस्लिम वर्ग के लिए पहली बार अलग से निर्वाचन क्षेत्र देने की क्या की जाती है? घोषणा की जाती है। ठीक है? तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कहलाते हैं कौन? प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कहलाते हैं कौन? ऑप्शन ए क्या लॉर्ड मैकाले? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो विधि आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी आपका लॉर्ड हेस्टिंग, सी दिया है लॉर्ड मिंटो और डी दिया है लियोने कर्टिस। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है यहाँ से प्रश्न। ठीक है, प्रांतों में जो द्वैत शासन लाया गया था उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कि प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया था किसके कार्यकाल में? ठीक है, सुनकर थोड़ा-सा अजीब लगेगा, ठीक है? द्वैध शासन के जनक किन्हें माना जाता है? क्या लॉर्ड मैकाले जी को माना जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो नहीं, बल्कि कर्टिस। लियोनेल कर्टिस जी को माना जाता है प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में। अगला प्रश्न, ठीक है? चलिए, प्रांतों में बाल्कान किस अधिनियम से संबंधित है? ठीक है, थोड़ा-सा अजीब-सा प्रश्न लगेगा, ठीक है? क्योंकि थोड़ा-सा अच्छे क्वेश्चन लाने के चक्कर में थोड़ा-सा ज़्यादा ही हाई लेवल चला गया है। प्रांतों बाल्कान प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शन ए 1919 के भारत शासन अधिनियम, बी 1919 के मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम, सी 1935 के भारत शासन अधिनियम और डी दिया है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, चलिए बताइए प्रांतों बाल्कान प्लास किस अधिनियम से संबंधित है आपका? ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा गया है एक बार। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? ठीक है, तो याद रखना है 1947 के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा आपका ये लिया गया था। ठीक है, और आज का आखिरी प्रश्न, ठीक है, सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है, सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? सीमा आयोग का अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, रेड क्लिफ ने, माउंटबेटन ने, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉरेंस। ठीक है, तो बिल्कुल कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको देखने हैं। ठीक है, जाते-जाते एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो पंचायती राज का ई बुक पढ़ना चाहते थे, पर अलग-अलग कारण से पढ़ नहीं पा रहे थे, बिल्कुल आपके पास मौका है दोस्तों, इस बार डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, पर केवल टाइम है आपके पास 24 घंटे के लिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको साध्य पीएससी अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और बिल्कुल आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से फिर जुड़ सकते हैं। ठीक है? चलिए, वहीं आगे अगर मैं बात करूँ, ठीक है? आगे अगर मैं बात करूँ, तो आप सभी को और बताना चाहता हूँ कि नवीन सर के द्वारा, ठीक है, आपके शिक्षण शास्त्र अर्थात हिंदी पेडागोजी का ये ई-बुक लाया गया है, तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी अकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़कर बिल्कुल आप इस ई-बुक के साथ जुड़ सकते हैं। काफ़ी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि सामने आपका सीजीटेट, सीटेट, पेपर 1, पेपर 2 दोनों का एग्ज़ाम है, जहाँ पर हिंदी पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा शिक्षक भर्ती में आपके हिंदी पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल काफ़ी फ़ायदा रहेगा आपको ये पढ़ने से, ठीक है?
चलिए, तो फिलहाल अभी का क्लास हम यहीं तक कवर करते हैं और मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।